हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अंकित। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का। ऑलमोस्ट हमारा दी एंड चल रहा है। कल हमने बफर सोल्यूशन को समझा था, किसको हम बफर सोल्यूशन बोलते हैं। बफर सोल्यूशन पहचानना हमने सीख लिया था अच्छी तरह से। एसिडिक बफर, बेसिक बफर और हिडन बफर, तीनों प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो तुम कर लोगे। लेकिन अभी तक हमने पीएच कैलकुलेशन नहीं देखा है। तो देखो, बेसिकली इस पार्ट में हम पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर सोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बफर सोल्यूशन का जो पीएच का डेरिवेशन है एकदम बाहियात है, एक भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका फाइनली मैं फार्मूला लिखूंगा, तो तुम फार्मूला से ही डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। इसका डेरिवेशन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ना ही इसका मतलब डेरिवेशन कंसेप्चुअल है कुछ। तो चलो कैलकुलेशन ऑफ पीएच देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन, ऑफ बफर सोल्यूशन। तो हेंडरसन इक्वेशन लिखेंगे। हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन और पीएच फॉर एसिडिक। अगर बफर एसिडिक है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, बेसिक बफर के लिए अलग फॉर्मूला होगा। फॉर एसिडिक बफर पीएच बराबर पी के ए लॉग प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये हमारा फॉर्मूला है एसिडिक बफर के लिए। दूसरा फॉर बेसिक बफर, फॉर बेसिक बफर, बेसिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला होता है पी के बी पी ओ एच। बेसिक बफर में हम पी ओ एच निकालेंगे बेसिकली, एसिडिक बफर में पीएच। पी ओ एच बराबर पी के बी लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बस यही दो फॉर्मूले हैं, इसी से न्यूमेरिकल सभी निकल जाएंगे। दो फॉर्मूले तुमको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। और बफर सोल्यूशन तो तुमको पहचानना आता ही है, इसलिए पीएच बाद में निकलवाया है कि सॉल्ट होगा। अगर एसिडिक बफर होगा तो वीक एसिड दिया होगा और उसका साल्ट दिया होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। डस्टर, चलो तो ये फार्मूले दोनों माइंड में रख लो। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे इससे अच्छे बनते हैं या नहीं। बेसिकली अब हमारा चैप्टर एंड ही चल रहा है, कुछ खास बचा नहीं है। द पीएच ऑफ सोल्यूशन, द पीएच ऑफ सोल्यूशन containing 50 ml each, containing 50 ml each of 0.10 molar sodium acetate, sodium acetate and 0.01 molar acetic acid, acetic acid given pKa is equal to 4.57. A option 2.57, B option 5.57, C option
3.57, डी ऑप्शन 4.57। आई थिंक फार्मूला तुमको सबसे पहले पीएच पूछा है। ई सोडियम एसीटेट है और ये एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट। क्या ये बीक एसिड है? और उसका साल्ट है जो स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें, सोडियम NaOH, बिल्कुल है। हमने पढ़ा था एसिडिक बफर में CH3COH एसिटिक एसिड प्लस उसका साल्ट CH3COO निगेटिव Na पॉजिटिव, उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और कंजुगेट आयन। ठीक है, ये सब हमने अच्छे से देखा था। तो ये एसिडिक बफर है। कौन सा बफर है? एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर है तो इसका फॉर्मूला लगा दो, pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। pKa की वैल्यू हमको दी है 4.57। लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी दी है? साल्ट की कंसंट्रेशन देख के बताओ। सोडियम एसिटेट 0.1 दी है, 0.1, और एसिटिक एसिड की 0.01, 0.01। अब ये 0 से 2 पॉइंट हटेगा, 1 पॉइंट हटेगा, इधर से आएगा 4.57 प्लस लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो बस 4.57 प्लस 1, 5.57 आ गया है आंसर। 5.57 हमारा आंसर आ गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चलो थोड़े देखते हैं बफर रेंज। बफर रेंज देखेंगे। बफर रेंज, बफर रेंज में अगर हम एसिटिक एसिड का फॉर एसिटिक एसिड, फॉर एसिडिक बफर एसिडिक बफर के लिए हमने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा है? pH बराबर pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बराबर हो जाए तो pH सबसे ज़्यादा आएगी, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी होगी इसकी। फॉर मैक्सिमम कैपेसिटी सबसे ज़्यादा pH निकालने की, मतलब pH ज़्यादा आना आएगी, कब आएगी? तब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बराबर होंगे। तो आई थिंक फॉर मैक्सिमम कैपेसिटी, फॉर मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होगी? बराबर। तो इधर से pH बराबर pKa आ जाएगा, pH बराबर pKa। अगर फॉर बेसिक बफर की बात करें, फॉर बेसिक बफर की बात करें तो pH क्या आएगी? POH बराबर pKb प्लस लॉग साल्ट अपॉन बेस, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर मैक्सिमम कैपेसिटी, फॉर मैक्सिमम कैपेसिटी कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ बेस के बराबर कर दो, तो इधर से POH किसके बराबर आ जाएगी? pKa।
पी के बी, बेस है ना POH। तो आई थिंक ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बफर रेंज में, अगर एसिडिक बफर रेंज बात करना है हमको, बफर रेंज में अगर हमको क्या बात करना है, एसिडिक बफर की रेंज पता करना है। नोट, एसिडिक बफर रेंज, एसिडिक बफर रेंज ये राखी थोड़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब सही है। एसिडिक बफर रेंज, अगर मैं एसिडिक बफर की बात करूं तो पीके क्या है मैक्सिमम, पीके टू पीके +1 और इधर पीके माइनस कर देना, तो ये रेंज होती है। ठीक है। अगर बेसिक बफर की बफर रेंज बात करूं, बेसिक बफर रेंज पीकेबी टू पीकेबी +1 और पीकेबी -1, पीकेबी -1, ये हमारी बफर रेंज हो गई है। अब एक और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। pH ऑफ सोल्यूशन, क्वेश्चन है pH ऑफ सोल्यूशन दैट इज 0.1 मोलर NaA एंड 0.1 मोलर HA। इसका Ka दिया है 1 × 10⁻⁻6 वुड बी पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 7। तो हमको सबसे पहले फॉर्मूला किसके लिए लगाना है, इस बार भी हमको एसिडिक बफर दिया है, के दिया है, इस बार पीके हमको निकालना पड़ेगा। पीके का फॉर्मूला क्या होता है, -log के की वैल्यू 10⁻⁻6 है, तो पीके कितना निकलेगा, -log 10⁻⁻6, पीके इज इक्वल टू 6, पावर आगे आएगी 6। अब हम एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। पीके की वैल्यू हमने 6 निकाली है, प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन, साल्ट है ये 0.1 मोलर और एसिड कितना है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर मतलब इधर से आएगा 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो 6 + 0 6 ही आंसर आएगा हमारा आंसर आने वाला है 6। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इधर हमारा बफर सोल्यूशन पूरी तरह से खत्म हुआ। अब हम बढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी को समझेंगे अच्छे से। उससे पहले हम स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट समझेंगे। बेसिकली स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट होते क्या हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट, अगर किसी साल्ट को तुमने पानी में डाला, जैसे ही डाला अगर वो 100% डिसोसिएट ना हो तो उसको कैसा साल्ट बोलेंगे, स्पेरिंगली सोल्यूबल, मतलब जो कि पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं है उसको हम स्पेरिंगली सोल्यूबल बोलेंगे। 100% डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब कुछ % डिसोसिएट होगा बस,
और रुक जाएगा डिसोसिएट होना। बेसिकली अभी तक जो साल्ट हम पढ़ते आए हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करके 100% तोड़ते चले आए हैं, लेकिन इधर पे स्पेशली हम पढ़ रहे हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट जो कि 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक है, तो दो साल्ट which do not get completely dissociated 100% जो डिसोसिएट नहीं होंगे। मोस्टली हम डी ब्लॉक के सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो AgCl, AgBr2 और क्रोमी और क्या ले सकते हैं Ag2C2O4 और बेरियम सल्फेट और हम क्या लिख सकते हैं एसेट्रा। ये सभी स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट हैं जो कि 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। अब हम समझते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन, ये भी होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं, सपोज दैट कोई सोल्यूशन है, इक्विलिब्रियम में जो सोल्यूशन मिलता है उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। अगर जैसे एक बीकर है, मेरे पास एक बीकर है, मैंने उसमें 100 ml एक चीज़ डाल दिया और 50 ml दूसरी चीज़, अब वो इक्विलिब्रियम में आ गया है। अगर वो दो स्पीशीज डाली है और उधर इक्विलिब्रियम आ गया, अगर अब तुम कोई छेड़खानी करोगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इसलिए मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूशन जो इक्विलिब्रियम में मिल जाए हमको। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है, देखो स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट ये 100% नहीं टूटेगा तो बेसिकली इरिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में आ गया तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी इक्विलिब्रियम में ही मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम, अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन आ जाएगा 100% डिसोसिएट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है रिवर्सिबल साइन आ जाएगा। और रिवर्सिबल साइन आ गया इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होगा ही होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव होना ही है। ठीक है, तो इसकी अगर यूनिट की बात कर लें तो सेम जो मोलर की मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ये यही इधर भी होने वाली है मोल पर लीटर यूनिट सॉल्युबिलिटी की। और एक हो टर्म आएगी KSP, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। अरे अभी हम KA इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट, KB बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसी तरह ये भी एक कांस्टेंट है KSP, ये कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन सॉल्युबिलिटी में हम इसको KSP से डिनोट करेंगे, है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे KA एसिड के लिए था, BK एसिड के लिए, KB बिग बेस के लिए था, उसी तरह ये भी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्युबिलिटी में इसको यूज करेंगे तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इसका नाम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ solubility of sparingly
सॉल्युबल साल्ट। अब हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे। केएसपी हमने देख ही लिया है, सब कुछ देख लिया। अब चलो एक साल्ट लेते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हम कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट देखेंगे, ठीक है। तो एक मैंने साल्ट लिया है AgCl, लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl सॉलिड है और ये टूटेगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है सभी। वाटर में डालेंगे तो Ag इक्वस प्लस आएगा। देखो इसके नीचे क्या है, एक है, एक को हम कुछ नहीं डिनोट करते हैं तो +1 इधर जाएगा, इसके नीचे भी प्लस है तो इधर भी Cl नेगेटिव में जाएगा, एक नेगेटिव में। अभी जैसे 2-3 आएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अगर इसकी सोल्युबिलिटी S है तो Ag प्लस आयन की सोल्युबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है S होगी। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1-1 की है, इधर भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1-1 की है तो इसकी भी सोल्युबिलिटी S आएगी। अगर अब हमको क्या लिखना है, KSP कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे लिखते हैं सेम वैसे ही लिखना है हमने, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Ag प्लस और Cl माइनस, क्या मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है सॉलिड में है तो इसको हम इग्नोर मारेंगे, ठीक है, इसको हम इग्नोर मारेंगे। KSP हमारा फाइनली लिख गया। अब KSP लिखे गया है, KSP तो Ag की कंसंट्रेशन S और Cl की S, तो इधर से KSP किसके बराबर आ गया, S² की। ये हमारा रिलेशन आ गया KSP और सॉल्युबिलिटी के बीच में। अच्छे से देखो, चीज़ें नई हैं, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से शुरू में दिक्कत आना लाजमी है। पहली बार चीज़ें देखोगे पैनिकनेस आएगी, लेकिन उस पैनिकनेस से मतलब बचना है, पैनिक नहीं करना है, वरना जो चल रहा है वो भी ख़राब हो जाएगा। मतलब पैनिकनेस आती है क्योंकि नई नई चीज़ें, नई नई टर्म आती है। जहाँ तक मेरे से हो सकता है मैं उस टर्म को हल्का करता जाता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया ये मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा ही है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे लिखते थे मैंने पढ़ा दिया है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने भर भर के सीखा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना, और मैं बताता भी जा रहा हूँ। ये मतलब बेसिकली KSP है क्या, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो उसको हम कैसे लिखते हैं हमको अच्छे से आता है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत नई चीज़ें आ जाती हैं। नई चीज़ें जैसे ही आती हैं थोड़ा पैनिकनेस आ जाता है, मतलब थोड़ी अनकंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं हम। उस जोन से जल्दी से निकलना है, क्योंकि चीज़ें एक बार में नहीं आती हैं। तब तुम पैदा हुए थे, चलना नहीं सीख गए थे, एकदम पहले रेंगे थे, फिर धीरे धीरे चलना सीखे थे। तो मतलब उसी तरह पहले इसको लिखो एक बार, थोड़ा जितना समझ में आया 80% आ रहा। ऑब्वियसली बात है, मैं जो जैसे पढ़ाता हूँ मतलब मैं समझ के चलता हूँ कि ऑब्वियसली अगर कोई एवरेज बच्चे से कम भी है उसको भी 80% समझ में आ रहा होगा। मैं इतना अपना मेंटेन करके चलता हूँ एक एक चीज़ बता के। और अगर जो ठीक ठाक बच्चा है उसको तो सब कुछ समझ आ रहा है, देन वेल एंड गुड। और चीज़ें एक बार पर नहीं याद रह सकती, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। एक बार मैं पढ़ाऊँ, फिर एक बार तुम पढ़ो, फिर क्वेश्चन करो, फिर एक बार पढ़ो, फिर ना आए फिर बोलो, मतलब फिर ब्लेम करो अपने ऊपर या मेरे ऊपर। लेकिन लड़के क्या करते हैं, सब टीचर के ऊपर थोप देते हैं, क्या पढ़ा रहा है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा, झुल्ला जाते हैं बच्चे। भाई झुल्लाना नहीं है एक्चुअली, मतलब हर सब्जेक्ट कुछ भी पढ़ लो एक बार में तुमको 100%। और मैं वो बता रहा हूँ, दुनिया में कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो बोले कि मैं एक बार में सिखा दूंगा। मतलब एक बार में वो तुमको क्लियर कर सकता है, लेकिन चीज़ों को मेमोराइज क्या करना है तुमको रखना है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, चीज़ें ये होती हैं, ये वो होती हैं,
सब कुछ क्लियरफाई करता जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि लड़के को दिक्कत हो रही होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो लाजमी है, वो बात होना चाहिए। अगर जो मेहनत कर रहा है या ट्राई कर रहा है या पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कुछ भी काम करो, दिक्कत सभी काम में आने वाली है। तुम बिजनेस करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, हाँ, एकदम तुम सोचो एकदम स्मूथ चलेगा सब, नहीं चलेगा। लाइफ में अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह ये अभी तुम्हारे लिए पाथ कुछ ऐसा है, तुमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है इनिशियली, फिर एक टाइम आएगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यही चीज़ें एकदम तुम्हारे जहन में जैसे ही फिट हो गई, चीज़ें स्मूथ चलने लगेंगी। फिर चाहे जिससे पढ़ लेना सब चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा ये होता है, तुम खुद बताने लगोगे, ठीक है। मैं भी कोई सीख के नहीं आया था पेट से, मैं भी पढ़ा, पढ़ाया, याद रहने लगा। हाँ, एक बात है, मैं पढ़ा देता हूँ चीज़ें तो जल्दी याद हो जाती हैं मुझे। मैं खुद पर्सनली बता रहा हूँ, मैं तुमको पढ़ाता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं आता हूँ और पढ़ा देता हूँ। पहले मुझे देखना पड़ता है, 1-1.5 घंटे मुझे देना पड़ता है खुद पर, तभी मैं तुम्हारे सामने पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। और बकाया या जब टीचर को देखना पड़ता है, और चाहे जितना मतलब कितना भी बड़ा टीचर हो उससे जाके पूछना, सर मतलब इनिशियली आपने पढ़ाना स्टार्ट किया तो दिक्कत आई थी, क्यों नहीं आई होगी उसको। जब टीचर को पढ़ाने में समझाने में दिक्कत आती है तो तुम तो पढ़ रहे हो, तुमको भी दिक्कत आनी चाहिए। सबको दिक्कत आती है, और कोई भी काम जितना हल्का मतलब आसान नहीं है कुछ भी। तो बेसिकली चलो फिर अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बी। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं BaCl2। BaCl2 ये क्या है, सॉलिड है, और इसको जैसे ही पानी में डाला BaCl2 को तो किस तरह टूटेगा, Ba। अब देखो BaCl2 है, अब Cl2 जो क्लोरीन के पैर के नीचे है वो ब्रोमीन के सर के ऊपर कर देना। जो क्लोरीन के पैर में है वो ब्रोमीन के सर पे, और जो ब्रोमीन के नीचे बेरियम के नीचे है वो क्लोरीन के सर पे, तो इधर आएगा -1। और क्लोरीन कितने हैं, 2 एटम भी बैलेंस करने हैं तो 2। इसको लिखना आना चाहिए, इसको लिखना जिसने सीख लिया उसके लिए बहुत मतलब बल्ले बल्ले है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बेरियम जो क्लोरीन के पैर में है वो बेरियम के सर पे चार्ज प्लस, और जो बेरियम के सर पैर पे है वो क्लोरीन के सर पे माइनस। और क्लोरीन फिर एटम बैलेंस कर दो, बेरियम 1 है 1, क्लोरीन कितने हैं 2, तो 2 क्लोरीन। अब इनिशियली सॉल्युबिलिटी बेरियम क्लोराइड की S थी, तो बेरियम प्लस की कितनी हो जाएगी S, और क्लोरीन की स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अब 1-2 की है, मतलब इधर हो जाएगी 2S। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लिखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और देखो क्लोरीन के ऊपर पावर चढ़ जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे लिखते थे बस वैसे ही लिखना है सब। और ये दोनों इक्वल्स हैं तो इनको तो कंसीडर करेंगे, ये सॉलिड है इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर सॉलिड नहीं होता तो अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड भी लिखता, लेकिन ये सॉलिड है। सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अब KSP को लिखो, KSP ये है S बेरियम, और क्लोरीन कितना है 2S और 2, तो S इंटू 4S² मतलब 4S3, मतलब KSP 4S³ के बराबर। ये रिलेशन निकलेगा AB2 टाइप साल्ट में, ठीक है। तो देखो अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, एकदम सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा है अभी तक। अब एक और साल्ट लेते हैं Ag2 थर्ड, Ag2C2O4 सिल्वर ऑक्सलेट। तो देखो Ag जो ऑक्सलेट के पैर में है 1,
ये C2O4 एक आयन है, ठीक है, एक आयन है, तो इसके इधर 1 है, तो Ag+1, Ag कितने हैं, 2 हैं, 2Ag है, और माइनस प्लस Ag, C2O4, Ag के पैर में कितने हैं, 2, तो इसके -2 कर देना। ऑक्सीलेट कितना है, टोटल 1 है, तो इसको इधर ही छोड़ दो। अब हमको ये दोनों क्या है, इक्वस हैं, इक्वस। अब हम KSP कैसे लिखेंगे, KSP कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और C2O4 -2, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये सॉलिड है तो इसको हटाओ, तो KSP, ओ क्या, अभी सॉल्युबिलिटी इसकी S होती है, तो इसकी कितनी होगी, अगर इसकी S है तो इधर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 2S हो जाएगी, और इसका S, तो इसका KSP लिखना सीखो। KSP कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो Ag की कंसंट्रेशन 2S का स्क्वायर और C2O4 S है, तो 4S स्क्वायर और S मतलब 4S3, KSP इधर भी बराबर आया 4S3 के। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब तुमको थोड़ी तसल्ली, क्या अब थोड़ी तुमको अच्छा लगने लगा होगा, बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, रिवाइज हो रही हैं, चीज़ें समझ में अभी आने लगी हैं, तो अब तुमको फीलिंग सही आने लगी होगी, मुझे सब पता रहता। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन में और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर कोई टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तब तक उसके 4-5 क्वेश्चन ना देख लो, पहले से हार नहीं माननी है, नहीं माननी है, नहीं माननी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ KSP ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इफ इट्स solubility in aqueous solution is is पहला ऑप्शन S², बी ऑप्शन 27S4, सी ऑप्शन 4S3, डी ऑप्शन 108S⁵। अब देखो सॉल्ट क्या दिया है, Al2SO4 का होल थ्राइस दिया है, और हमसे पूछा है इफ इट्स सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ये है। KSP हमसे पूछा है, KSP पूछा है, और हम KSP तो निकालना सीख गए हैं। सबसे पहले सॉल्ट लिखो, हमारा पहला काम है सॉल्ट को तोड़ना, सॉल्ट को तोड़ना आना चाहिए। सॉल्ट को तोड़ेंगे हम किस तरह, वाटर में डाल के वाटर में डाला हमने, तो एल्युमिनियम कितने हैं, 2 एल्युमिनियम है, और जो सल्फेट के पैर में है वो एल्युमिनियम के सर पे जाएगा, और सल्फेट कितने हैं, 3 सल्फेट हैं, जो एल्युमिनियम के पैर पे है वो सल्फेट के सर पर जाएगा, तो ये -2, ठीक है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इफ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन S है, इफ इट्स सॉल्युबिलिटी Al2SO4 की सॉल्युबिलिटी S दे दी है, तो इसकी कितनी होगी, Al2Al+3 की प्लस सल्फेट, एक्वस है दोनों, इसकी S है तो इसकी 2S होगी क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 2 है। अगर इसकी S है तो इसकी 3S होगी क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्री 3 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम KSP लिखते हैं। KSP कैसे लिखते हैं,
concentration of product, concentration of product 3 और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सॉलिड है सॉल्ट, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब Al+3 कितना है 2s के बराबर, 2s का स्क्वायर और सल्फेट 3s का क्यूब, 2 दूनी 4 4s स्क्वायर इंटू 3 3 27 s क्यूब और 27 7 को 28 4 दुनिया 8 9 10 108 108 s की पावर 5। डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें कुछ था कुछ भी नहीं था। अब देखो धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि भाई जो ए बी सीख रहे हैं वो ए बी ही चलता रहेगा पूरे लेक्चर में, ऑब्वियस सी बात है। धीरे धीरे क्या करूँगा, अब तुम्हारा बेस क्या हो गया है, बेस के पिलर्स मजबूत हो गए हैं। अब मैं तुमको थोड़ी उड़ान भरने के लिए बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोलूँगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो इसी टाइप का, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल soluble salt of A3B4 if its solubility product is KSP, find the value of its solubility, find the value of its solubility in aqueous solution, in aqueous solution। हाँ क्या दिया है, फॉर्मूला स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उसकी दी है KSP, फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पूछा है। तो A3B4 साल्ट है, सॉलिड है, पानी में डाला है, इसको पानी में डाला तो 3A+4 प्लस, अब तुमको लिखना आना चाहिए जो इसके मतलब 3 तो Al है और जो B के सर पैर में है वो A के सर पे पहुंच जाएगा, जो A के पैर में है वो B के सर पे पहुंच जाएगा +3, लेकिन B है कितने 4। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी होगी 3S, इसकी होगी 4S। KSP लिखना आ गया है तुमको, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेस्ट बार दिया स्टेशन। अब Ag3S 3S का क्यूब और इधर 4S का क्यूब होल 4। ठीक है, अब इधर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9612 S7 S की पावर 7, ये हमारा क्या आने वाला है आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम लेवल बढ़ा सकते हैं, अब मैं लेवल को बढ़ा सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ। अब थोड़ा डिफरेंट चीज देखने को मिलेगा और सीखने को। ठीक है, तो क्वेश्चन pH ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्वेश्चन है pH ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ BaOH का होल ट्वाइस इज 12, फाइंड द KSP,
ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखो अब इसमें पूछा क्या है तुमसे, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है बेरियम हाइड्रोक्साइड के जिसकी पीएच दे दी है, और केएसपी पूछा है बेरियम हाइड्रोक्साइड का। गजब क्वेश्चन है। तो देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड किस तरह टूटेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा, वाटर में डालेंगे Ba+2, जो इसके पैर में है वो इसके सर पे जाएगा, जो इसके पैर पे है वो इसके सर पे जाएगा, OH निगेटिव, और OH कितने हैं 2। तो इनिशियली इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो इसकी क्या होगी S, इसकी होगी 2S। KSP लिख लो। KSP कैसे लिखोगे, KSP कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट OH माइनस का होल स्क्वायर S फिर 2S का होल स्क्वायर KSP। तो KSP कितना निकल के आएगा 4S3। लेकिन हमसे तो क्या पूछा है, हमसे फाइंड द KSP ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड पूछा है, इतना आया। लेकिन हमको pH की वैल्यू दी है, अभी हमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। तो pH प्लस POH क्या होता है, देखो pH को हम क्या OH की टर्म में ला सकते हैं, बिल्कुल लाना पड़ेगा हमको, तभी S मिलेगा हमको। pH को हम POH की टर्म में मिलेगा, तभी हमको OH का कंसंट्रेशन मिलेगा, तभी हमको S की वैल्यू मिल पाएगी, और S की वैल्यू हम इधर रख के KSP निकाल पाएंगे। तो pH प्लस POH 14 होता है, pH कितना POH कितना आएगा 14 माइनस 12 2। तो OH की कंसंट्रेशन 10 पावर 2 आएगा, 10 पावर माइनस 2 माइनस लॉग OH माइनस, अब डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो OH की कंसंट्रेशन आ गई, OH की कंसंट्रेशन, और OH की कंसंट्रेशन किसके बराबर है 2S के। OH की कंसंट्रेशन OH निगेटिव 2S बराबर OH की कंसंट्रेशन है ना, 2S बराबर 10 पावर माइनस 5 माइनस 2, तो S कितना आ जाएगा 10 पावर माइनस 2 अपॉन 2। अब S की S मिल गया हमको सॉल्युबिलिटी 4 10 पावर माइनस 2 अपॉन 2 की पावर 3, 4 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 10 पावर माइनस 6, 8 5 40 0.5, तो इसके 0.5 10 पावर माइनस 6। एक ये प्रोफाइल आती है क्वेश्चन में, ठीक है, कि तुमसे डायरेक्ट केएसपी सॉल्व करवाएगा, उसमें S की वैल्यू इनडायरेक्टली देगा, pH वगैरह से निकालना, इधर से निकालना पड़ेगा तुमको। एक प्रोफाइल इस तरह की, और पूछी भी जाती है। देखो 2019 में क्वेश्चन दिखाऊं, इसमें पूछा गया है। दो 2019 में हम पढ़ने आया है क्वेश्चन, 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन of calcium hydroxide is 9. The solubility product KSP of calcium hydroxide is, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन 0.5 10 पावर माइनस 10, बी ऑप्शन 0.5 10 पावर माइनस 5, सी ऑप्शन 0.25 10 पावर माइनस 10, डी ऑप्शन 0.125 10 पावर माइनस 15। अब देखो 2019 में सेम वैसा ही क्वेश्चन आया है जैसा मैंने करवाया है। देखो इधर तुमको केएसपी पूछा है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का,
कि Sp पूछा है। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम तोड़ के लिख सकते हैं, कैल्शियम +2 और 2OH नेगेटिव। इसकी सोल्युबिलिटी S है तो H2S। अब Ksp हम लिखेंगे, Ksp कैल्शियम +2 और OH नेगेटिव का स्क्वायर। अब इसकी S है, इधर 2S है, 2 दूनी 4, 4S स्क्वायर, 4S स्क्वायर। अब 4S स्क्वायर Ksp की वैल्यू निकली है, लेकिन हमको pH दी है और OH की कंसंट्रेशन से हम S की वैल्यू निकाल के इधर रख सकते हैं बिल्कुल। तो pH प्लस POH कितना है 14, तो POH कितना आएगा 14 - 9, ये आएगा 5, तो OH की 10⁻⁻5। तो इधर से OH की कंसंट्रेशन 2S के बराबर है, 2S = OH की कंसंट्रेशन, तो 10⁻⁻5 2S, तो S बराबर 10⁻⁻5/2। बस वैल्यू रख दो इधर, 4 × 10 यार 10 का स्क्वायर क्यूब होगा इधर, 10⁻⁻5/2 की पावर क्यूब। तो इधर से आया 4 × 10⁻⁻15/8, 0.5, मतलब 0.5 10⁻⁻15 आंसर आया। 0.5 10⁻15 ओह, ऑप्शन ही गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, ऑप्शन इधर -15 है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 2019 में क्वेश्चन आया है। बस आज का लेक्चर तो इधर ही समाप्त करते हैं, इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। इतनी चीज़ें एब्जॉर्व करो, जो नई चीज़ें सीखी हैं उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अगला सेशन बड़ा छोटा सा सेशन रहेगा, छोटा सा पार्ट बचा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, उसके कंप्लीट होने के बाद चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। और फिर हम एक नया लेक्चर लेंगे, मैं लूँ काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, या फिर हाँ केमिकल काइनेटिक्स ही लेने वाला हूँ। ठीक है, पहले एक बार फिजिकल कंप्लीट करा दूँ, फिर इनऑर्गेनिक कराऊँगा, एट लास्ट ऑर्गेनिक देख लेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।